So friends, last in the series is the Government of India Act 1935. A quick review to 1935 Act. See, in 1909, Minto-Morley reform was passed, right? While passing that reform, the British tried to satisfy Indian aspirations, but obviously, yes, they failed. And keeping in view that Indians may ask for more, they specifically mentioned that for next 10 years, Indians have to wait for next set of reforms. So accordingly, in 1919, Montagu-Chelmsford reforms were passed. This time again, it was said that for 10 years. And again, though the British tried to satisfy Indian aspirations in the shape of giving that provincial diarchy, but they could not. So ना तो 1909 के एक्ट में मिंटो मॉर्ले के थ्रू ही वो इंडियन एस्पिरेशंस, भारतीयों की इच्छाओं को पूरा कर पाए, और ना ही 1919 के एक्ट के थ्रू। अब इन्होंने दोनों बार बोल दिया था कि 10-10 साल के बाद अगले एक्ट पास होंगे, तो 1929 में अगला एक्ट पास करना था। जैसे कि 1919 का एक्ट का पास करने से पहले 1917 में मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड को मिलाकर मॉन्टफोर्ड कमेटी बिठा दी गई थी, और इस मॉन्टफोर्ड कमेटी ने बता दिया था कि किस तरह के चेंजेस हम इंडिया में इंट्रोड्यूस करेंगे। उसी प्रकार 1927 में इन्होंने साइमन कमीशन भी अपॉइंट किया था, राइट। अब जब साइमन कमीशन अपॉइंट हुआ, उसका एक कारण और भी था कि इंग्लैंड में इलेक्शन ड्यू थे, और जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो पावर में थी, और उसको लग रहा था कि इलेक्शन में हो सकता है कि लिबरल पार्टी पावर में आ जाए, लिबरल लेबर पार्टी पावर में आ जाए, क्योंकि उस समय पर वो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की तरफ दुनिया मूव कर रही थी और सिचुएशंस चेंज होती जा रही थी पॉलिटिकली इंग्लैंड में। तो वो चाहते थे कि हम जल्दी से इलेक्शन से पहले ही एक ऐसा कमीशन अपॉइंट कर दे जो इंडिया के लिए अगले सुधार बता जाए, व्हाट काइंड ऑफ रिफॉर्म्स आर टू बी ऑफर्ड फॉर इंडिया। तो इसलिए इन्होंने साइमन कमीशन थोड़ा जल्दी में अपॉइंट किया। इस साइमन कमीशन में टोटल 7 मेंबर थे। जॉन साइमन इसके चेयरमैन थे, और 7 के 7 मेंबर जो थे वो सब वाइट थे, ऑल वाइट मेंबर्स। इस चीज को देखते हुए इंडियंस ने साइमन कमीशन का बायकॉट किया था। फिर जब वो साइमन कमीशन इंडिया आया था तो साइमन गो बैक के स्लोगन्स हुए थे। एजिटेशन करते हुए लाला लाजपत राय जी पर लाठीचार्ज हुआ था और लाला जी की डेथ हुई थी, जिसका बदला बाद में भगत सिंह ने सॉन्डर्स असैसिनेशन केस के थ्रू लिया था, राइट। ऐसा नहीं है सिर्फ लाला जी पर लाठीचार्ज हुआ था, जीबी पंत पर, जवाहरलाल नेहरू जी पर, कई लोगों पर उस समय पर लाठीचार्ज हुए थे। सो इट वाज अ ब्रूटल सप्रेशन अगेंस्ट एंटी साइमन एजिटेशंस। नाउ दिस इज वन थिंग। फिर जब साइमन कमीशन को इंडियंस ने बायकॉट किया था, बिफोर इट लैंडेड इन इंडिया, द इंडियन लीडर्स हैव ऑलरेडी डिसाइडेड एंड अनाउंस्ड। भारत आने से पहले ही इंडियंस ने बता दिया था कि हम साइमन कमीशन का बहिष्कार कर रहे हैं। तो लॉर्ड बर्किनहेड जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, बर्किनहेड ने लंदन से एक चैलेंज भी किया था कि अगर इंडियंस खुद अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिख सकते हैं तो लिखें, अगर सब पार्टीज को यानी कि कांग्रेस को, मुस्लिम लीग को, सिख फेडरेशन को, दलित कम्युनिटी को, एंग्लो इंडियंस को, अगर सबको पसंद हुआ तो हम वही कॉन्स्टिट्यूशन पारित भी कर देंगे। ये देखते हुए कांग्रेस ने एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कॉल की थी, और इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने मोतीलाल नेहरू कमेटी बना दी थी, जिसने एक संविधान लिखना था। अब मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट जब तैयार हुई 1928 में, तो इस पर थोड़े डिस्प्यूट हो गए थे। जो मेजर इश्यूज थे वो थे कि एक तो जो रेजिडेंटरी पावर्स होंगी वो किसको मिलेंगी, सेंटर को या प्रोविंसेस को। मुस्लिम लीग और कुछ पार्टीज बोल रही थी कि ये प्रोविंसेस को मिलनी चाहिए, जबकि नेहरू रिपोर्ट में ये सेंटर की तरफ जा रही थी। दूसरा इशू उठा था इलेक्टोरेट को लेके, क्या सेपरेट इलेक्टोरेट होगा कि नहीं होगा। सेपरेट इलेक्टोरेट की बजाय नेहरू रिपोर्ट ज्वाइंट इलेक्टोरेट की बात कर रही थी। इस डिस्प्यूट के चलते हुए नेहरू रिपोर्ट तो फेल हो गई, लेकिन कांग्रेस ने 1929 के लाहौर सेशन में जहां पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी जवाहरलाल नेहरू ने, वहां पर नेहरू रिपोर्ट को अप्रूव कर दिया था। अब नेहरू रिपोर्ट अप्रूव हो चुकी है फ्रॉम कांग्रेस साइड। उसी टाइम पर एक बटलर कमेटी आई थी इंडिया में, जिसमें 3 मेंबर्स थे, और ये बटलर कमेटी भी 1927 में अपॉइंट होकर 1928 में इंडिया आई, और ये इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के साथ रिलेशंस को रीडिफाइन करने आई थी। और इसने बोला था कि ब्रिटिश जो है वो पैरामाउंट पावर है, राइट, और ये पैरामाउंट पावर का जो रिलेशन है प्रिंसेस के साथ वो इंडिपेंडेंट है ब्रिटिश इंडिया से। यानी कि अगर भविष्य में अंग्रेज सरकार भारत के साथ कोई भी समझौता करेगी, वो समझौता भारतीय राजाओं पर, रजवाड़ों पर लागू नहीं होगा, उनके साथ अलग से समझौता होगा, राइट। तो प्रिंसेस की रिप्रेजेंटेशन के लिए बटलर कमेटी थी, इंडिया के लिए साइमन कमीशन था। साइमन कमीशन फेल हो गया, लेकिन उसके साथ साथ एक नेहरू रिपोर्ट बनी, जिसे कांग्रेस ने 1929 में अप्रूव कर दिया। बटलर कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट बना दी। अब इसके चलते हुए 1929 में जब कांग्रेस ने लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की, और ये अनाउंस कर दिया कि 26 जनवरी 1930 को हम
इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस नहीं बनाएंगे, और साथ ही साथ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात हो गई। ऐसे में चलते हुए कांग्रेस एक बेलिजरेंट मोड में आ गई जो अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने वाली है। तो कांग्रेस को कुछ समय के लिए तो इलीगल भी किया जाएगा जब गांधी जी नमक का कानून तोड़ देंगे, वो हम अलग से किसी और लेक्चर में अब डिस्कस करेंगे। अभी आज कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की बात हो रही है तो उसकी बैकग्राउंड तक रहते हैं। इसके चलते हुए अब 1930 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कॉल की गई लंदन में। यूजुअली हमें बताया जाता है देयर वर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। आखिरी लेक्चर है, थोड़ा सा 3-4 मिनट से बड़ा बनेगा बिकॉज इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपको बताने के लिए। सो 1930 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई, 3 अलग अलग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस नहीं है, गोल में समागम एक ही हुआ था, उसके 3 अलग अलग सेशंस थे। सो देयर वाज 1 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विच हैड 3 डिफरेंट सेशंस। तीनों सेशंस 1930, 31 एंड 32 तीनों सेशंस लंदन में हुए थे। राउंड टेबल सेशंस में पहले सेशन में कांग्रेस ने शिरकत नहीं की, कांग्रेस डिड नॉट पार्टिसिपेट। दूसरे सेशन में जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था उसके अकॉर्डिंगली, जिसे बाद में कराची सेशन ऑफ कांग्रेस जिसके प्रेसिडेंट सरदार पटेल थे, इस सेशन ने अप्रूव कर दिया था गांधी इरविन पैक्ट को, और गांधी जी सोल रिप्रेजेंटेटिव बन के लंदन गए थे लेकिन वहां से वो वॉकआउट कर गए। तीसरा सेशन 1932 हुआ, कांग्रेस ने फिर पार्टिसिपेट नहीं किया, तो फाइनली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी फेल हो गई। लेकिन इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के 3 सेशंस में इंडिया की बाकी पार्टीज ने रिप्रेजेंट किया, जैसे कि वी ऑल नो डॉक्टर अंबेडकर इज वन अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर्स फ्रॉम इंडिया हु पार्टिसिपेटेड इन ऑल द 3 सेशंस। तो तीनों में डॉक्टर अंबेडकर साहब गए थे। उसका रिजल्ट ये भी हुआ था कि 1932 में बिफोर द 3rd सेशन वाज टू कंक्लूड, समागम खत्म होने से पहले ही ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनल्ड ने कॉमनल अवार्ड दे दिया था, यानी कि डिप्रेस्ड क्लासेस का टर्म उस टाइम पे बनकर आया था दलित वर्ग के लिए, और इनको कॉमनल अवार्ड के थ्रू सेपरेट इलेक्टोरेट ऑफर किया गया था, जिसके अगेंस्ट गांधी जी ने यरवदा जेल में भूख हड़ताल भी की थी, फास्ट एंड टू डेथ। और उसके चलते हुए 1932 में ही पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में। तो एक तरह से अब ये समझने की बात है कि कांग्रेस की क्या डिमांड्स हैं वो नेहरू रिपोर्ट बता सकती है। मीनवाइल 1929 में लाहौर में लीग का सेशन हुआ जहां पर जिन्ना साहब ने अपने 14 पॉइंट्स दे दिए थे। तो मुस्लिम एस्पिरेशन लाहौर रेजोल्यूशन के थ्रू पता चल सकती है, 14 पॉइंट्स ऑफ मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना, राइट। सो कांग्रेस की डिमांड्स पता चलती हैं थ्रू नेहरू रिपोर्ट, मुस्लिम लीग की डिमांड्स पता चलती हैं थ्रू लाहौर रेजोल्यूशन और 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना। प्रिंसली स्टेट्स की क्या डिमांड है वो बटलर कमेटी के थ्रू पता चलती हैं। बाकी पार्टीज इंक्लूडिंग द डिप्रेस्ड क्लासेस, उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अपनी अपनी डिमांड्स बता दी हुई हैं। सो देयर इज अ सिचुएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक। 1927 से लेकर अभी तक एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक चल रहा है, 5 साल हो चुके हैं। अब इंग्लैंड की सरकार ने एक व्हाइट पेपर बनाया, श्वेत पत्र, और वो ब्रिटेन के पार्लियामेंट में सबमिट कर दिया गया। जब पार्लियामेंट में ये व्हाइट पेपर दिया गया तो इसके ऊपर कुछ डिस्कशन हुई और उसके बेसिस पे फाइनली 1935 का एक्ट पास हुआ। ये है ब्रॉड बैकग्राउंड। अब 35 के एक्ट के फीचर्स अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।